प्रिय छात्रों, मेरा सभी को सादर नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक अच्छी स्थिति में होगी और लगभग परिपक्व अवस्था में पहुंच गई होगी। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तथा एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। जिन्होंने नहीं निकाले हैं वो निकाल लें कृपया करके और उसको ध्यान से पढ़ें। कभी कभी जो है एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो अगर इस तरह की मिस्टेक्स हैं तो उसके लिए आप लोक सेवा आयोग से तुरंत संपर्क करें और उस मिस्टेक्स को दूर करवा लें। इस तरह का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उसने एडमिट कार्ड की पिक भी भेजी थी जिसमें सिग्नेचर नहीं थे। तो हमने उसको यही सजेस्ट किया था कि लोक सेवा आयोग से संपर्क कर लें, है ना। तो इस तरह की अगर मिस्टेक्स किसी के एडमिट कार्ड में हैं तो कृपया ध्यान दे लें। इसके बाद सेंटर की जांच कर लें आप लोग। आपका सेंटर कहाँ पर आया है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको अच्छी तरीके से पता कर लें। उसको जाकर के अगर देख आते हैं एक बार एग्ज़ाम से पहले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगले एग्ज़ाम के दिन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम से स्कूल भी होता है और कॉलेज भी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा कॉलेज में है, लेकिन वो आपका सेंटर स्कूल में है ना। तो एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से उस प्रेशर से बचने के लिए आप पहले से पूरी जानकारी ले लें और उसको चेक कर लें कि आपका सेंटर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। किसी दूसरे के कहने में नहीं आए ना। आपने किसी से पूछ लिया, उसने बोल दिया कि हाँ वो सेंटर वहाँ पर है ना, और पता चला कि वो नहीं है वहाँ पर, उस नाम से कोई दूसरा वहाँ पर स्कूल है, आपका उसी नाम से कॉलेज है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें आप ध्यान रखें, इनसे बचें। हाँ, जो आपने स्टडी का टारगेट फिक्स किया है उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लें। एक दिन का समय जो है आप रिज़र्व रखें। जैसे मैच में जो भी क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, उसमें एक दिन रिज़र्व रख देते हैं, तो वैसे ही जो है एक दिन का टाइम अपने लिए रखें। उस दिन जो है आप स्टडी का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लें, हल्की फुल्की स्टडी उसमें करें और म्यूजिक सुने, कूल रहें, है ना। जिस रात को जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला उस रात को जो है जल्दी सोने का प्रयास करें और उस रात आप जो है सोते समय किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट संबंधी चिंतन नहीं करें। कोर्स रिलेटेड कोई जो है मनन या विचार नहीं करें सोते समय। अगर कभी ऐसा हुआ, आपने उसके बारे में विचार करना स्टार्ट कर दिया और आप सब्जेक्ट में अंदर गए, तो फिर आपको रात भर नींद नहीं आएगी, है ना। तो वही गाना याद आएगा कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, PSC प्री की कसम। इस तरह से जो है चीज़ें होंगी, तो इससे बचें आप लोग। सुबह जल्दी उठ जाएं और रेडी हो जाएं। सुबह हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस समय भी स्टडी का लोड नहीं लें, बिना लोड के थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर जल्दी पहुंच जाएं, कम से कम 1 घंटे पौन घंटे पहले आप पहुंच जाएं और वहां पर अपना रोल नंबर तुरंत जाके चेक कर लें कि आपका रोल नंबर वहां पर है, क्योंकि पहले ही उसमें रोल नंबर की डिटेल दी रहती है। तो रोल नंबर
किस हॉल में है कि नहीं है, कभी कभी जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो रोल नंबर देख लें वहाँ पर किस हॉल में है। और बीच का जो ड्यूरेशन है स्टार्ट होने से पहले जो है, कई स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो उससे बचें, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली गई, ये चर्चा में निकल आई जो आपको नहीं आ रही हैं, तो एकदम आप प्रेशर में आ जाएंगे और जिसका दुष्परिणाम जो है एग्ज़ाम पर पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। फिर आप अपना एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप हॉल के अंदर जाएंगे और टेबल में रोल नंबर लिखे रहते हैं, तो टेबल में रोल नंबर देख करके आप जो है उस पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो है सबसे पहले आपको OMR शीट मिलती है। OMR शीट को अच्छे ढंग से चेक करें, उसमें जो भी प्रविष्टियाँ फिल करने की रहती हैं उनको जो है देखें, उनको अच्छे ढंग से पढ़ें और फिर उसके बाद फिल करें। OMR शीट भरने में बहुत सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, नए पुराने सभी स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, जिससे OMR शीट रिजेक्ट हो जाती है और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसका विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है तो वहाँ पर जो ड्यूटी पर इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे आप पूछ लें, है ना। खुद जो है आप नहीं भरें, उनसे पूछ करके भरें अगर आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन होता है। किसी की OMR शीट देख करके नहीं भरें। ऐसा कभी कभी हो जाता है, किसी की सीट आपने देखकर भरी और जो उसमें रोल नंबर लिखा है वही गलती से रोल नंबर आपने उसका रोल नंबर भर दिया, उसका सेट भर दिया, उसकी जन्मतिथि भर दी, है ना। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं हो, ध्यान रखें। दूसरा ये है कि आपने किसी से पूछा, पता चला कि उसको गलत चीज़ मालूम है और गलत उसने आपको भी बता दी, तो आपका भी गलत, उसका गलत तो हुआ और आपकी भी चीज़ें गलत हो गई, है ना। इसके अलावा एक उसमें भरने का कॉलम रहता है कि आप राज्य वन सेवा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर, तो इससे OMR शीट रिजेक्ट हो जाती है। तो उसको ध्यानपूर्वक आपको भरना है। इसके अलावा आप OMR शीट फिल करेंगे तो इसमें एक डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम आता है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में जो है एक मंथ का कॉलम रहता है। तो मंथ में क्या है, जून जुलाई में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई में पड़ती है, जुलाई मंथ है, तो आपने क्या किया, जून पहले आ जाता है तो उसमें भी जे है और जून में भी जे आता है, जुलाई में भी जे आता है। तो जल्दबाजी में आपने जो है जुलाई को जून समझ करके जून वाला कॉलम आपने फिल कर दिया है। तो इस तरह की गलती कभी कभी हो जाती है, तो ये विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। गोला फिल करने में ज़्यादातर मिस्टेक्स स्टूडेंट से होती हैं, वो बहुत सावधानी पूर्वक आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। आपकी OMR शीट फिल हो गई है, उसको चेक कर लें, बार बार चेक करें, देखें। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा वैसे ही आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का जो सेट है ABCD, जो भी आपका सेट आपको मिला है, उसको सबसे पहले OMR शीट में भरेंगे। इसको भरना भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि ये चीज़ बाद में होती है, बाद में मिलता है पेपर, है ना। तो उसको भरना नहीं भूलें। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में कॉलम रोल नंबर का रहता है, तो क्वेश्चन पेपर में अपना रोल नंबर लिख दें तुरंत उसमें। इसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करें, इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एक बार पूरा पेपर पढ़ लें और दूसरी बार पढ़ते हुए उसको भरें। दूसरा तरीका है कि पेपर पढ़ते हुए साथ ही साथ गोले भरते जाएं। तीसरा तरीका है कि आधा पेपर पढ़ लें, उनके गोले भर लें, फिर आधा पेपर पढ़ करके गोले भरें। तो ऐसे 3 तरीके इसमें हो सकते हैं।
पहला तरीका जो मैंने बताया है वो पहले पेपर के लिए ज़्यादा सटीक। कौन सा तरीका? जिसमें एक बार पूरा पेपर हम पढ़ लें, फिर दूसरी बार पढ़ते हुए गोले भरें। ये पहले पेपर यानी जीएस के पेपर के लिए अच्छा है। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि पढ़ने के साथ साथ गोले भरते जाएं, तो ये दूसरे पेपर के लिए सही तरीका है। दूसरे पेपर सीसेट का जो होता है उसमें टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो साथ साथ हम भर सकते हैं। एक बार पेपर पढ़ने से क्या होता है कि कई बार एक बार जब हम जो चीज़ पढ़ते हैं तो क्लियर नहीं हो पाती हैं, पूरी तरीके से समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो कई चीज़ें दूसरी बार में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और एक दूसरा और इसका एक सकारात्मक इसका इफ़ेक्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि एक पेपर में कुछ आंसर वहीं मिल जाते हैं, मतलब जो पहले आपके क्वेश्चन आया है और उसी से रिलेटेड एक आगे भी क्वेश्चन है, तो आगे का जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले वाला क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाएगा, हमें उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन ऐसा 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, दोनों रिलेटेड थे। एक बोधन दउआ वाला क्वेश्चन था, तो बोधन दउआ के क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उस ऑप्शन से एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो रहा था। बुंदेला विद्रोह वाला दूसरा क्वेश्चन, एमपी के दोनों क्वेश्चन थे, एमपी हिस्ट्री से थे। तो बोधन दउआ के क्वेश्चन के ऑप्शन में जो है एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम पूरा पेपर एक बार पढ़ लेते हैं तो उसी पेपर में कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, तो एक दूसरा इसका सकारात्मक प्रभाव है जो मैंने तरीका बताया। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? क्योंकि एक बार जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, कभी कभी बहुत टाइम दे देते हैं, फिर गोला भरने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट के साथ, है ना। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व तो कर लिया, लेकिन गोला भरने के लिए उनके पास टाइम कम पड़ गया। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बार जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत टाइम नहीं दें, सरसरी निगाह से पढ़ लें। एक बार सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएं, उनके आंसर टैली हो जाएं, फिर दूसरी बार में अच्छे से पढ़ते हुए फिर गोले आपको भरना है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गोले ऐसे में छूट जाते हैं, है ना। तो पहले पेपर के लिए पहला तरीका यानी एक बार पढ़ने के बाद सरसरी निगाह से एक बार फास्ट उसको पढ़ लेंगे पूरा पेपर, फिर दूसरी बार पेपर पढ़ते हुए चारों ऑप्शन पढ़ते हुए गोला भरना है। दूसरा जो पेपर सीसेट का है उसमें साथ ही साथ पढ़ते हुए गोले भरते जाना है, ठीक है। अब गोले कैसे भरना है इसके लिए भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। 2 तरीके इसके होते हैं। एक तरीका ये है कि बाहर से स्टार्ट करके अंदर की ओर जाना है ना। बाहर से हम स्टार्ट करेंगे भरना और फिर उसको अंदर तक भरेंगे, है ना। इस तरीके से जैसे ये गोला है, तो यहाँ से इनके किनारों से ऐसे स्टार्ट करते हुए और अंदर जाते हैं। और दूसरा तरीका है अंदर से स्टार्ट करते हुए बाहर की ओर आना है ना। तो दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने बताया है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्रॉपर गोला भरा जाएगा। किनारों से क्या होता है कि इधर उधर जो है चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी जब हम बाहर से स्टार्ट करके अंदर की ओर गोला भरेंगे। गोला भरने में एक समस्या और आती है, कभी कभी गोला क्या हो जाता है कि ऊपर नीचे भरा जाता है। जैसे हमें मान लीजिए 15 का सी भरना है, तो वो 16 का सी या 17 का सी भर जाता है, ऐसा होता है। या कभी कभी जो है एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भरा जाते हैं। जैसे 15 का बी पहले हमने भर दिया, हमें 16 का सी भरना है, तो हमने 15 का ही सी भर दिया, तो 15 में बी भी भर गया, सी भी भर गया, तो दोनों जो है रिजेक्ट हो जाएंगे गोले आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो OMR सीट है उसमें जो नंबर दिए गए हैं
उन नंबर पर उंगली रख लेंगे, उसके सीध में जा कर के आपको गोला भरना है। तो इससे ये ऊपर नीचे वाला जो चक्कर है वो नहीं होगा। वो हमारी शीट में जो आपके नंबर दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप से, तो उस नंबर पर आप उंगली रख लेंगे, एक उंगली रख लेंगे, फिर उस उंगली के सीध में जो है जा कर के ABCD जो भी होगा उसका आंसर वो भरेंगे। तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय 3 राउंड चलाए जाते हैं। 3 राउंड में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। पहले राउंड में क्या करते हैं कि जो आंसर हमें 100% आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, उनको हम सॉल्व करेंगे ना। पहले राउंड में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के गोले लगाएंगे वो हमारी शीट में जो हमें 100% आ रहे हैं। ऐसा फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा। जिसका आंसर हमें नहीं आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, हल्का सा जो है उस पर क्वेश्चन पेपर पर टिक कर देंगे, गोला लगा देंगे कि इसको हमें बाद में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कौन सा बाकी है ना। तो जो डाउट में है, जिसको आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप जो हल्का सा कहीं टिक कर लें अपने हिसाब से, है ना। आंसर जो है वो टिक नहीं करने देते वहाँ पर, लेकिन उसमें क्या हल्का सा पॉइंट आप रख सकते हैं। ABCD जो भी आपने फिल किया है उसको हल्का सा उसमें पॉइंट रख सकते हैं। उसमें टिक आप करेंगे तो वहाँ पर वो रोकेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नकल ना हो जाए। इसलिए अपनी जानकारी के लिए बाद में आपको चेक करने के लिए ठीक रहेगा कि आपने कौन सा उसका आंसर लगाया, तो हल्का सा वहाँ पर टिक कर लें। और जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आपने नहीं सॉल्व किया है, डाउट है, तो उसको जो है हल्का सा वहाँ पर क्वेश्चन के वहाँ पर टिक कर दें। तो ये हो जाएगा फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में जो है डाउट वाले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिनमें ABCD में डाउट रहता है, A है B है C है जो भी है ना। ज़्यादातर डाउट रहता है तो 2 A या B C या D मतलब 2 में से एक डाउट रहता है। तो उसको जो है एनालिसिस करके थोड़ा सा उस पर विचार करके, गंभीरता से विचार करके उसको सॉल्व करें। ये हो गया सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में कुछ भी अभी हमें पता नहीं है। तो उनको जो है लास्ट में आपको उनके गोला भर के आ जाना, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी गोला खाली नहीं आपको छोड़ना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं 10, 12, 15 जो भी बाद में बचे हुए हैं उनको सॉल्व लास्ट में करना है, और इस तरीके से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते समय क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन अच्छे ढंग से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, टाइम इसमें पर्याप्त रहता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन पढ़ें। कई बार क्या होता है कि कभी एकदम इजी क्वेश्चन रहता है तो उसमें चारों ऑप्शन ना पढ़ के 1-2 ऑप्शन पढ़े और लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन दिखने में इजी रहता है वो वास्तव में इजी नहीं होता है। तो चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर जो है गोला लगाना है। क्योंकि एक बार गोला लगा दिया है फिर उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पेपर अगर बहुत ज़्यादा इजी है तो आपको उत्साहित नहीं होना है। पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो हतोत्साहित नहीं होना है। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको उसका लेवल बनाए रखना है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो भी उससे लॉस है, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाएंगे तो उससे भी लॉस है। दोनों में जो है आपको लॉस होगा। इसलिए जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बनाए रखें, चाहे पेपर इजी हो या टफ हो। पेपर इजी होगा तो आपको और सावधानी बरतना पड़ेगी, क्योंकि सभी के लिए इजी है ना, बाकी सभी पढ़ रहे हैं। पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है। पेपर अगर टफ आपको लग रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे अरे बहुत टफ है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हमें टफ लग रहा है, हमने पढ़ा है, तो अगले व्यक्ति को भी तो टफ लग रहा होगा। कोई कंपटीशन है भाई, आप जो पढ़ रहे हैं वो अगले भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है ना। तो
मतलब ये है कि पेपर इजी या टफ कुछ भी हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना करके चलना है ना, और अच्छे से पेपर सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ टिप्स हैं। जैसे अब 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब उनमें कुछ भी हमें लगाना तो है, तो उसके लिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिनसे हम जो है, जिनको फॉलो करके हम ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं वैसे हमें उसका आंसर स्ट्राइक हो जाता है, तुरंत हमें लग जाता है कि इसका ये आंसर सही होना चाहिए, तो वही आंसर आपको लगाना, उसको चेंज नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और जैसी वो चीज़ सामने आती है हमारे दिमाग में तुरंत वो चीज़ आ जाती है, रिकॉल हो जाती है कि अरे इसका ये आंसर होगा। अब ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पढ़ा हुआ रहता है वो। तो स्ट्राइक हुआ है, उसको आपको सही लगाना है, वो आंसर लगभग सही रहता है। इसके बाद एक ऑप्शन ज़्यादातर उपरोक्त सभी होता है। उपरोक्त सभी वाला आंसर ज़्यादातर सही माना जाता है। देखिए, इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि सार्वभौमिक चीज़ ये नहीं है, सभी में उपरोक्त सभी आंसर सही नहीं होगा ना। नहीं तो आप कल आके ये कहोगे सर आपने उपरोक्त सभी आंसर सही बताया सही बताया था, लेकिन उसमें तो नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो। अब चूँकि क्या है कि हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें तो पता नहीं कि उसका क्या सही है, तो उपरोक्त सभी लगाने से जो है उसके सही होने की ज़्यादा संभावना रही है ना। एक न एक तो हमें लगानी है, तो उपरोक्त सभी वाला आंसर ज़्यादातर सही हो सकता है, एक संभावना बनती है, तो उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब, अगर आपको पता है तो फिर आपको वही लगाना है, फिर उपरोक्त सभी पे क्यों जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो फिर उपरोक्त सभी लगाना ही ज़्यादा सही, क्योंकि उसके सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है उसमें जो 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन में क्या करते हैं वो कुछ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि उस ऑप्शन को ज़्यादा क्लियर करना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वही उसका आंसर सही है, तो उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको दूसरा आंसर पता है कि भाई इसका क्लियर सही है तो आपको वो लगाना है, फिर आप ये नहीं लगाएं। ये तो तब की बात है जब आपको कुछ भी पता नहीं हो, तब आप इस पे जाएं, क्योंकि इसके चांस ज़्यादा बन सकते हैं और की अपेक्षा। अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ब्रैकेट वाला दिया है, दूसरा कुछ और दिया है, वो आपको सही लग रहा है या आपने पढ़ा है, तो आपको सही वो वाला सही लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट वाला फिर क्यों लगाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन रहता है ज़्यादा, जिसमें विस्तार रहता है, उसमें ज़्यादा बड़ा रहता, मैटर ज़्यादा रहता है, लंबा चौड़ा रहता है वो ऑप्शन, तो वो लंबा चौड़ा ऑप्शन वाला ज़्यादातर सही होता है ना। तो क्योंकि वो जो है उसको ज़्यादा विस्तार से बताना चाह रहा है, इसलिए वो ऑप्शन ज़्यादातर सही माना जाता है, होता है सही प्रायः। तो ये जो है कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब आपको क्वेश्चन के बारे में, 4 ऑप्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, उसमें एक आपको लगाना है, मजबूरी है, तब ऐसी स्थिति में इन टिप्स को आप अपना सकते हैं। अन्यथा आपको अगर आ रहा है तो इन टिप्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, गोले आपने भर लिए हैं, फिर आपको एक बार पूरा चेक करना है कि सारे गोले आपके भरे हैं कि नहीं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है पूरा पेपर देखते हुए उसमें देखते जाएं कि आपने ये आंसर इसका ये लगाया है, इसका ये लगाया, इसका ये लगाया है ना। तो पूरा ऐसा चेक कर लें, गोला कोई खाली तो नहीं है, ये आप बार बार देख लें अच्छे तरीके से। और टाइम हो जाता है, आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी जो है इन्विजिलेटर को सौंप करके और आ जाएं। बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप जो पेपर हो चुका है जीएस का, उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करें, किसी से डिस्कस नहीं करें और ना ही उसको सॉल्व करें। रेस्ट करें, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें अगर देखना है अगले पेपर के लिए तो आप वो देख लें, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना ले लें। डाइट ज़्यादा नहीं लें, नहीं तो नींद आएगी आपको, है ना, क्योंकि वो पेपर भी इम्पोर्टेंट, जैसे राजवन सेवा के जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए वो भी पेपर इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिफाइंग, बाकी के लिए क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाइंग भी ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर आपका ये पेपर अच्छा गया, आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया पेपर दूसरा सीसेट का, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो वो पेपर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें कि बीच में जो पेपर हो चुका है जीएस का, उस पर ना तो डिस्कस करें, ना ही इसको सॉल्व करें, बाद में सॉल्व करें दोनों पेपर होने के बाद। और खाना जो है हल्का फुल्का आप लें, रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें देखें। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप अगर इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है। और लास्ट में भी जाते जाते भी चर्चा कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है ना। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। और आगे गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप लोग सिलेक्ट हों, गुड लक, थैंक यू।